वो काफ़ी अमेजिंग था। कैसे देखते हैं सर इस प्यार को जो फर्स्ट सीज़न को जिस अंदाज़ में लोगों ने किया है, वो काफ़ी अमेजिंग है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसे ऐसा किसी और को ऐसी और किसी गुजराती सीरीज़ को ऐसा प्यार मिला है। जी, बिल्कुल मैं आपके साथ से जी, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ कि जिस तरह से यमराज कॉलिंग सीज़न 1 को रिस्पॉन्स मिला इट वाज़ अमेज़िंग, अनबिलीवेबल शायद ही किसी गुजराती सीरीज़ को या किसी को इस तरह का रिस्पॉन्स मिला होगा और हमने ऑफ़ कोर्स बहुत मेहनत भी की है इसके लिए और कॉन्सेप्ट जो है बेसिक अमर मेहता जो प्रोटैगनिस्ट है और उसकी फैमिली है और जो कॉन्सेप्ट है वो सीज़न का इतना पसंद आया कि इंडिया में ही नहीं पर अब्रॉड में भी काफ़ी कंट्रीज़ से मैसेजेस आए सोशल मीडिया पर यहाँ-वहाँ मेल्स आए और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके हर जगह से रिस्पॉन्स बढ़िया रहा और सेकंड सीज़न की डिमांड भी होने लगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है, साथ-साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि सेकंड सीज़न अभी लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें। जैसे कि एक अलग कैरेक्टर आपका देखने मिला था सीज़न 1 में। सीज़न 2 में क्या कुछ एक्साइटिंग लोगों को देखने मिलने वाला है? कुछ विस्तार से ज़रा इसके बारे में बताइए। यमराज कॉलिंग सीज़न 1 का जो मेन कॉन्सेप्ट था जिसके साथ मैं पर्सनली बहुत रिलेट करता हूँ इतना ज़्यादा कि मुझे लगा ये मेरी ही कहानी है मेरी कहानी इन लोगों को कैसे पता चली जब डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया राइट। राइटर्स ने वगैरह सो कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में इतने भाग-दौड़ करते हैं पैसे कमाने के लिए यहाँ-वहाँ व्हाटएवर हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते और रीज़न यही है कि हम फैमिली के लिए जो करते हैं फैमिली के लिए, उनकी खुशी के लिए करते हैं और पर कभी-कभार हम ये भूल जाते हैं कि फैमिली को सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक सुख नहीं चाहिए होता, उनको साथ भी चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, तो वो सब भी उनको देना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक भी पैसे के बिना हासिल की जा सकती है। तो ये सारा जो है और इस तरह से अमर मेहता का रियलाइज़ेशन यमराज करवाते हैं। ये सीज़न 1 का कॉन्सेप्ट था, जो बहुत ही लोगों को पसंद आया और मैंने खुद ने अपनी निजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और अब फैमिली के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा समय बिताता हूँ और उन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और साथ-साथ में ये यमराज कॉलिंग सीज़न 2 जो है, उसको एक एक बार हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जीवन की छोटी-छोटी पर इम्पोर्टेंट समस्याओं पर ध्यान दिया है, जो किस तरह से टैकल की जाती हैं और ऑब्वियसली ये सब एंटरटेनिंग वे में बहुत मज़ेदार तरीके से प्रीची वे में बिल्कुल ही नहीं, इस तरह से दर्शाने की कोशिश की। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं आप एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आप करते हैं। यू नो एक एक्टर के लिए सभी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? सो कॉमेडी कितनी मुश्किल होती है क्योंकि कॉमेडी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड वेरी टफ। कितनी मुश्किल होती है कॉमेडी करना? अ, मैं मानता हूँ मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ, मैं जी बिल्कुल। अलग-अलग किस्म के किरदार निभा सकता हूँ। पर लोगों ने मुझे ज़्यादा कॉमेडी रोल्स के लिए अप्रोच किया है और इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट मुझे गर्व है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो कॉमेडी भी कर कॉमेडी पाते हैं। राइट। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ, जो बहुत कम हैं हमारे हिंदुस्तान में। और इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा अप्रोच किया गया है और वैसे कैरेक्टर्स मैंने ज़्यादा किए हैं। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ़ कॉमेडी नहीं किए हैं कुछ और भी किए हैं या कॉमेडी के साथ-साथ टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि तारा सीरियल जो हुआ करता था, जी। जो पहला डेली सोप था, तो उसमें मैंने पेठा का रोल किया था, जो एक गे कैरेक्टर था। तो इतने सालों पहले एक गे कैरेक्टर का टेलीविज़न पर आना ही अपने आप में बहुत मॉडर्न बड़ी बात। कहलाता था। और वो भी वो कैरेक्टर ऑफ़ कोर्स वो हँसाता था लोगों को, पर साथ-साथ में उसके निजी जीवन पर भी बहुत अंडरलाइन किया गया था कि किस तरह से उसके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किस तरह से एक कट करना सॉरी। अरे भाई आप लोग पीछे वो सब कर रहे हैं ना मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़।
सॉरी, आपका इंटरेक्शन जो होता है ना, मुझे बहुत, क्योंकि मेरा लुक वहाँ होता है ना, तो मेरा ध्यान बार बार, मैं आंसर भूल जाता हूँ, सवाल भूल जाता हूँ, है ना। तो आप लोग करो, बाहर जाके करो, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है बेटा। सॉरी सर, सॉरी, प्लीज करिए। अ, तारा नाम का एक सीरियल हुआ करता था, जो फर्स्ट डेली सोप था, उसमें मेरा पेठा का किरदार था, जो एक गे कैरेक्टर था। तो उसमें ऑफ कोर्स हंसी मजाक वाले सीन भी थे, पर उसको एक गे के को क्या कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, वो एक आदमी के प्यार में पड़ता है, और फिर किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके क्या दुख होते हैं वगैरह, मतलब इसके इमोशनल सीन्स भी थे। फिर बाबू और बेबी का गट्टू की बात करूं, तो उसमें जो मेरा किरदार था, गट्टू ने लोगों को बहुत हंसाया, और बहुत मुझे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला उस कैरेक्टर को लेकर। पर साथ साथ में गट्टू ने काफ़ी बार कई सीनों में लोगों को रुलाया भी था। तो गट्टू का जो पैथोस है, उसको मैं कन्वे करने में काफ़ी हद तक सफल रहा, ऐसा मुझे लगता है। या मेरा पिछला जो एक सीरियल था भाकर बड़ी, उसमें अन्ना का कैरेक्टर निभाता था, एक महाराष्ट्रियन ओल्ड मैन। तो उसमें भी कॉमेडी तो करता ही था अन्ना, पर काफ़ी बार अपने बेटे को लेकर इमोशनल सीन्स भी हुआ करते थे, जो लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो इस तरह से, और थिएटर में मैंने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स काफ़ी किए हैं, इमोशनल या कभी सैडिस्ट विलन के रोल्स भी किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे टीवी में या वेब सीरीज़ में भी अलग अलग किस्म के रोल मिले। हालांकि अभी ये वेब सीरीज़ का ज़माना है, और नाम निकला है, तो मैं ये कह दूँ कि अभी अ, ये एक अच्छा दौर चला है, जिसमें ख़ास करके हम एक्टर्स के लिए, तो जिसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है। तो अभी मैं कर रहा हूँ एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, हंसल मेहता की। फिर एक डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ भुवन बाम के साथ। अनुभव सिन्हा की एक एंथोलॉजी कर रहा हूँ, राजकुमार हिरानी की डंकी कर रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, और सब में नेसेसरीली नहीं है कि मैं कॉमेडी ही कर रहा हूँ। मेरे अलग अलग किस्म के किरदार हैं, और मैंने काफ़ी मेहनत की। आई होप लोग पसंद करें। जी, डंकी की बात करें सर, आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं पूछ ही लेता हूँ सर, क्या क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है उसमें लोगों के लिए, आपको आपको देखने के लिए क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है? डंकी फ़िल्म के बारे में ज़्यादा कहना आई डोंट थिंक कि मुझे अलाउड है, और मैं कहना नहीं पसंद करूँगा। वो जो ऑफ़िशियली जब उस बारे में ज़्यादा मीडिया पर बातें सामने आएगी, तो वही टाइम उचित रहेगा। हाँ, मैं इतना सिर्फ़ कहूँगा कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और बुडापेस्ट हंगेरी में काफ़ी दिन तक मैंने शूटिंग की। मुंबई में भी कुछ दिन शूटिंग की मेरे कैरेक्टर को लेकर, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, तो इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स साथ में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, और आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। सर, आज आजकल जो ज़माना चल रहा है, ओटीटी का जो ज़माना चल रहा है, और आजकल काफ़ी लोग यूट्यूब पर भी अपने चैनल बनाकर अपने टैलेंट को पेश करते हैं, राइट? कैसे देखते हैं सर इस दौर को, जो इस जिस दौर में लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे काम दीजिए। इफ़ यू हैव टैलेंट, सो आप यूट्यूब चैनल चालू कर लीजिए, वेरियस प्लेटफॉर्म्स आर देयर ऑन द इंटरनेट। कैसे देखते हैं सर इस दौर को? ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर लोग रील्स बनाते हैं, या वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं, कोई अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, और इस तरह से धीरे-धीरे अगर लोगों को पसंद आए तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और फिर उनके व्यूअर्स के नंबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, और कमेंट्स बढ़ते हैं, और धीरे-धीरे स्पॉन्सर्स भी जुड़ने लगते हैं, और धीरे-धीरे वो इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़े-बड़े लोगों के ध्यान में वो लोग आ जाते हैं, और उनको इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी अपलोड किया जाता है, लोग पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर्सनली अगर मेरी बात कहूँ, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, और मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्या, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग। तो मैंने कभी अपनी कोई एक छोटी फ़ोटो भी मेरे सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट नहीं की, और ना ही कोई रील वील पोस्ट की। पता नहीं, शायद मैं नहीं नहीं कर पाता। पर जो करते हैं उनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। सर, कल हमारी बात राकेश रोशन जी से हुई थी, छोटा सा इंटरव्यू हुआ था हमारा।
एक इवेंट पर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिश 4 की शूटिंग इसलिए स्क्रिप्ट रेडी है इसलिए नहीं शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल चुका है। लोग यू नो थिएटर्स में कम जा रहे हैं, पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक थिएटर्स में कम जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है सर कि लोग थिएटर्स में कम जा रहे हैं ऐसा पोस्ट पेंडेमिक के बाद? जी हाँ, अगर हम फिगर्स को देखा जाए और राकेश रोशन जी ने अगर ये बात कही है, तो उन्होंने सोच समझ कर ही कही होगी। वो बहुत ही एक्सपीरियंस इतने सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे हैं, कलाकार रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह फिगर्स को ध्यान में रखकर ये बात कही होगी। और सरफेस लेवल पर अगर मेरा जो भी छोटा-मोटा ऑब्ज़र्वेशन की बात करूँ, तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग सिनेमा हॉल में जाना कम हो चुके हैं और लोग वेब सीरीज़, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं। पर ऑफ़ कोर्स साथ-साथ में ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते, जब अच्छी फ़िल्में बनती हैं बड़े पर्दे के लायक, तो लोग अच्छी खासी रकम खर्च करके भी मल्टीप्लेक्स में या सिंगल स्क्रीन में देखने जाते हैं और एन्जॉय करते हैं। चाहे वो हिंदी मूवी हो या साउथ की मूवी हो या कोई इंग्लिश मूवी हो या फ़ॉरेन लैंग्वेज की हो। सर पेंडेमिक के बाद जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, पेंडेमिक के बाद साउथ इंडस्ट्री ने काफ़ी टेक ओवर कर लिया है बॉलीवुड को। आपको ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री हैज़ कंप्लीटली टेकन बॉलीवुड? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट होता है और कला को कोई भाषा मायने नहीं रखती। साउथ में भी काफ़ी बार हिंदी फ़िल्में चली हैं, इंग्लिश फ़िल्में चली हैं। तो अगर कंटेंट मज़बूत हो, जो लोगों को पसंद आए मासेस को और क्लासेस को, तो वो फ़िल्में चलेंगी चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। तो आज आज आजकल की दौर में जो सर सही अब जैसा कि आपने बोला कि लैंग्वेज कोई भी हो, राइट? पहले कैसे कि गुजराती फ़िल्में तो गुजराती फ़िल्में, वो इंडिया में पूरे इंडिया में रिलीज़ नहीं होती थी। इस दौर को कैसे देखते हैं सब? क्योंकि आजकल भोजपुरी फ़िल्में भी काफ़ी लैंग्वेजेज़ में वो रिलीज़ हो रही है, साउथ की फ़िल्में भी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हो रही है सर। इस पर आपका क्या कहना है कि ये एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी चीज़ है? एग्ज़ैक्टली कि लैंग्वेज आजकल मायने नहीं रखती, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। और इसीलिए पहले जैसे कि आपने कहा कि गुजराती फ़िल्में सिर्फ़ गुजरात में ही रिलीज़ होती थी और लोग पसंद करते थे या रिजेक्ट करते थे, जो भी हो। लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में गुजराती फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, अब्रॉड में भी रिलीज़ होती हैं और अगर अच्छी रहीं, तो लोग पसंद भी करते हैं और अलग-अलग इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी जाती हैं। जैसे कि अभी इसी साल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो छिल्लो शो नाम की गुजराती फ़िल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई इंडिया की एंट्री के तौर पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों से स्पेशली काफ़ी अच्छा काम करे ऐसा मुझे लगता है। यमराज कॉलिंग 2 में या 1 में भी 2 तो अभी आने वाली है। आपका कैरेक्टर जो है बहुत ही हँसमुख, बहुत ही प्यारा है, लेकिन सडनली एक सीन जैसे जैसे कि 2 में मैंने ट्रेलर में देखा एक सीरियस सीन चालू हो जाता है। वो क्या है सर कुछ पता है? यमराज कॉलिंग में मेरा कैरेक्टर कॉमेडी वाला नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है ओके, फ्रॉम डे वन। ओके। हार्डली मैंने इसमें कॉमेडी की होगी। जी, ऐसे हार्डली ऐसे कोई सीन्स होंगे या सीन का कोई पोर्शन ट्रेलर में होगा, हमने देखा था। हाँ, जी, या सीन का कोई पोर्शन होगा जहाँ पर मैंने कॉमेडी की होगी। अदरवाइज़ बहुत ही सीरियस ये किरदार है, काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी समझदार है और किस तरह से वो जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करता है, परिस्थितियों से जूझता है, इस बारे में यमराज कॉलिंग की कहानी है। जी। सर लास्टली ये जानना चाहेंगे, अब्दू रोज़ी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं बिग बॉस में। आपको उनका जो उनका रोल है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से अदा कर रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट जो हाइट में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो हाइट में छोटे हैं, बट उनका जो ऑरा है, जो 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 परफ़ॉर्म वो कर रहे हैं जिस हिसाब से, बहुत लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं अब्दू, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत क्यूट है, बहुत भोले हैं और जब वो स्क्रीन पर होते हैं, तब उन्हें ही देखते रहने का मन करता है। पर एट द सेम टाइम आफ्टर पॉइंट थोड़ा सैचुरेशन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि वो एक सचमुच में एक बच्चे नहीं हैं, भले हाइट से बच्चे की हाइट के हैं, पर सचमुच में वो 19-20 साल के हैं, जी, तो और समझदार इंसान हैं। तो अभी उनको अपनी गेम के प्रति भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और
कुछ और भी करना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। ऑफ कोर्स उनका जो इनोसेंस है वो बरकरार रखते हुए, उनका जो दिल है वो सोने का दिल है, वही सोने के दिल के साथ वो आगे खेलें। पर वो एक कंटेस्टेंट है और उनको भी ट्रॉफ़ी जीतने का उतना ही हक है जितना कि दूसरों को है, तो उन्हें भी अपने गेम में ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बार वो अपने सीनियर्स के साथ उनकी बातों में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भले ही सीखे, उनसे काफ़ी सीखे भी हैं, जो अच्छी बात है, पर साथ-साथ में अपना भी कुछ आज़माएँ, तो व्यूअर्स को देखने में और भी मज़ा आएगा। चलिए लास्टली उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने यमराज कॉलिंग 1 को इतना प्यार दिया और जो आने वाली 2 वो है कितना एक्साइटिंग होने वाला मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि इतने सालों से मैंने जो भी काम किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है और ख़ास करके यमराज कॉलिंग की बात करें, तो यमराज कॉलिंग सीज़न 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इंडिया में ही नहीं पर अलग-अलग कंट्रीज़ से भी हमें मैसेजेस आए, सराहना मिली। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस और बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते ही रख कर ही हमने यमराज कॉलिंग सीज़न 2 बनाई है और पूरी मेहनत की है, कोशिश की है और ऐसी उम्मीद है कि यमराज कॉलिंग सीज़न 2 भी आपको पसंद आएगी। 14th नवंबर से आपको देखने मिलेगी शेमारू मी पर यमराज कॉलिंग सीज़न 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच